बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली और अनोखी खबर, बलूचिस्तान में होने वाला ट्रेन सानहा, उसमें होने वाली बहुत सारी शहादतें और दहशतगर्दों की हलाकतें, इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर और उसके ऊपर मीडिया का बहुत बड़ा फेलियर या मीडिया डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेलियर, ये सब कुछ मिलके जो बलूचिस्तान का सानहा जैसा भी आपको नजर आ रहा है, अब प्लान ये बनाया गया है कि इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी तरह से किसी भी हद तक तहरीक इंसाफ पर डाल दी जाए। अब कह रहे होंगे कि डॉक्टर गिल क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके साथ 90% कौम खड़ी है, एक मुहब्बे वतन जमात है। दहशतगर्दी BLA के दहशतगर्दों ने की, पीछे उसके हिंदुस्तान होगा या कोई और मुल्क होगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये कैसे डाली जाए, मैं बताता हूँ आपको अभी खबर बताता हूँ कि 9 मई की तरह इसकी भी तैयारी की जा रही है कि किसी तरीके से इसकी जिम्मेदारी भी, इसका भी इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ पर लगा दिया जाए। और बल्कि ये बयान दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो याद कीजिए, हमारे बड़े ही मोतबर और बड़े ही माशाल्लाह हैंडसम DG ISPR साहब कल जब दुनिया TV पर कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उन्होंने कोई 7-8 मिनट का या 6-7 मिनट का बीपर दिया, ऑडियो बीपर था उनका। उसमें उन्होंने जो वाकया था जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, कोई 33 के करीब जो है वो दहशतगर्द जो है उनको हलाक कर दिया गया है, 21 के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए हैं जो पैसेंजर्स थे। और ये बात उन्होंने बताई और थोड़ा सा बताया कि इलाका किस तरह का था, वहां पर ऑपरेशन करना मुश्किल था। महज 1 से 1.5 मिनट उन्होंने अपने 7-8 मिनट्स के अंदर 1 से 1.5 मिनट उन्होंने इस वाक़े की तफसील बताई। बाकी उन्होंने 5 से 6 मिनट सियासी बयानिए पर लगाया। बाकी उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मीडिया ने काम शुरू किया तो पाकिस्तान में एक मखसूस सियासी गिरोह ने अपने सियासी इक्तदार के लिए पाकिस्तान के अंदर भी प्रोपेगेंडा शुरू किया। वाज़े तौर पर आपको पता है कि वो इशारा किस तरफ कर रहे थे। इस दफ़ा शुक्र है उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने सीधा ही नाम नहीं ले दिया, लेकिन काम वो अपना कर गए, यही काम वो करने आए थे और उन्होंने वो बयानिया जो है उसको तहरीक इंसाफ की तरफ डालने की कोशिश की। उनका जाना था कि उसके पीछे फौरी तौर पर जो हुकूमती वुज़रा थे वो तो पल पड़े, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही प्रो PMLN ऐसे जर्नलिस्ट समझे जाते हैं या प्रो इस्टेब्लिशमेंट आजकल समझे जाते हैं, जिनमें आमिर इलियास राणा साहब भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो सीधा ही ट्वीट दाग दिया। उन्होंने कहा कि जो DG ISPR साहब ने अपने बीपर में कहा था, जो ऑडियो बीपर कामरान शाहिद को उन्होंने दिया, पहले तो 32 घंटे तो वो गायब रहे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कोई नहीं की, वो बीपर ही दिया सिर्फ उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि DG ISPR ने कहा था कि इस वाक़े के बाद रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। आमिर इलियास राणा साहब ने अब वो रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की बात लिंक कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ को फिर तख्ता मश्क बनाया जाएगा। नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं लिखा, उनका ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे 9 मई के बाद मामलात बदल गए थे, अब भी मामलात बदल गए हैं और अब आप तगड़े हो जाएं, आपका इलाज हो रहा है, ये उनका कहने का मतलब है। और वाज़े इशारा वो ये कह रहे हैं कि समझ जाएं तहरीक इंसाफ वाले कि आपके साथ अब क्या होने जा रहा है। अब ये हैरानकुन बात है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 90% आवाम जिसके साथ है, मुहब्बे वतन जमात है, और उसको एक ऐसे जुर्म उसके गले पर डाला जा रहा है जो BLA ने किया, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है और इससे पहले भी बेशबहा कार्रवाइयाँ कर चुकी है। मतलब आपको लगता होगा कि इससे बड़ी अहमकाना बात हो नहीं सकती, तो क्या आपको कोई शक रह गया हमारी सोच पर? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पहले ही बहुत सारी उसमें अहमकाना बातें होती हैं और इसी तरह से तो हम नीजक अप्रोचेज़ और ऐसे ही गलत फैसले और स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे मामलात कहीं के कहीं चले जाते हैं। अब आपके सामने रखते हैं, आमिर इलियास राणा साहब ने तो ये DG साहब की लाइन को देखते हुए, या मे बी उन्होंने उन्हें कहा हो कि आप ये बयान अब दाग दें, ये ट्वीट कर दें, ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं अस्करी ज़राए में से ये कह के ट्वीट करवाया गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें कि तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया। जब दुश्मन ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, तहरीक इंसाफ ने फौज पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। कौम दुश्मनों के इस नापाक गठजोड़ को समझ चुकी है, ये कौम के साथ गद्दारी है। मतलब कि वो जो दहशतगर्द हमला कर रहे थे और तहरीक इंसाफ उनको मीडिया में कवर दे रही थी, ये नापाक गठजोड़ था, मीन दहशतगर्दों के साथ तहरीक इंसाफ का गठजोड़ था और कौम इसको समझ चुकी है और सजा देगी। जरा लेवल चेक कीजिए साका जी का, मतलब बकवास करने का लेवल चेक कीजिए, माजरत इस लफ्ज पर, लेकिन लेवल चेक कीजिए कि ये लोग कहां तक जाते हैं। आगे सुनिए, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, इसाक डार और बहुत सारे इनके जो दूसरे अकाबरीन हैं, उन्होंने ठोक बजाकर सारे का सारा मामला जो है वो तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की। जो मिस्टर मंकी हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ, भारतीय मीडिया और BLA ने खेल खेला।
اب ट्रायंगल बन गई। पहले सिर्फ BLA और तहरीक इंसाफ थे इसहाक डार की जुबानी, अब बीच में हिंदुस्तान भी तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया। भारतीय मीडिया BLA को शिकस्त हुई, तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए। ये जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर डेंटोनिक, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ये बयान दिया। इख्तियार वली वज़ीर आज़म के हाल ही में कोऑर्डिनेटर लगाए गए, इन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे PTI है। PTI कलअदम करार देना नाकाबिले तरदीद जवाज अब मिल गया है। PTI को कलअदम करार देना चाहिए। भारत और इसराइल की फंडिंग इनके पीछे है या क्या इनके पीछे है, ये बात इख्तियार वली कह रहे हैं। आगे चलते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर जो हुकूमती ओवरऑल वुज़रा का रवैया है वो जाहिर है कि काबिल मुज़म्मत हो सकता है, क्योंकि हुकूमत क्या कोशिश करती है, कोई भी हुकूमत, DGI-SPR को भी यही करना चाहिए था अगर वो प्रोफेशनली इस मामले को डील करते कि कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। ये कहने की ज़रूरत थी कि ये वो बयान देते ये कि हमारे जो अंदरूनी डिफरेंसेस किसी चीज़ के ऊपर हैं वो हैं, लेकिन दहशतगर्दी पर पूरी कौम इकट्ठी है, फौज के साथ खड़ी है और हम इसको निस्तो नाबूद कर देंगे इस सारी चीज़ को। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी 7-8 मिनट की स्टेटमेंट में 1 मिनट या 1.5 मिनट में फैक्ट्स बताए, बाकी सारी तानाजनी उन्होंने भी तहरीक इंसाफ पर की और उसके बाद आमिर इलियास राणा और इन तमाम लोगों को छोड़ दिया बयानिया बनाने के लिए और कहा कि पढ़ जाओ तहरीक इंसाफ को। ऐसा लग रहा था जैसे खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी खुदा न खास्ता कहीं तहरीक इंसाफ ने की है, BLA ने नहीं की। इस तरह के जब बेवकूफ़ लोग मसनद के ऊपर बैठे होंगे तो सोचिए उस मुल्क का हाल क्या होगा। जिन लोगों की जिम्मेदारी ये है, हुकूमत की, DGI-SPR की जिम्मेदारी ये है कि कौम को इकट्ठा किया जाए, वो देखिए क्या कर रहे हैं, वो तफरका बढ़ा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपने निशाने पर रख रहे हैं और इस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो माजी में मुक्तदर हलकों को वार्निंग देते रहे कि होश करो, पाकिस्तान के 2 सूबे पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, ये ख्वाजा आसिफ कहते रहे। आपको यकीन नहीं आ रहा, सुने। मुल्क टूट गया, आज भी 2 सूबों में अलहदगी की बातें जो हैं वो सरगोशियां हो रही हैं और हमारा दुश्मन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। मैं आपको इस ऐवान में ये तमाम मुक्तदर अदारों को बशमूल इस ऐवान के आने वाले वक्तों की वार्निंग देना चाहता हूं। सुन लिया आपने। अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो तानाजनी कर रहे हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं या इनका कसूर है या दहशतगर्दी का ये मलबा भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। फिर मिस्टर डेंटोनिक ने एक ट्वीट किया, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में एक सुखन फरोश ऐसा रखते हैं और ये सुखन फरोश हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ है। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत मिली तो ISI और आर्मी चीफ से तहकीकात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भारत को शाबाश कारगिल पर कमीशन बनाया, यहां कोई इंक्वायरी नहीं हुई। फिर इनकी बेटी ने नारे लगवाए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और पता नहीं क्या कुछ इनकी बेटी ने कहलवाया। तो मेरे ख्याल में सुखन फरोश तो ये बाप बेटी हैं और आपकी पार्टी है जो माजी में करती रही है। लेकिन बहरहाल मेरे नज़दीक जो भी हुआ, पहले 32 घंटे कोई नहीं बोला, फिर बोले DGI-SPR साहब। तो अब जो मैं माहौल देख रहा हूं, जो तफरीक और डिवीजन क्रिएट करने की फर्दर कोशिश की जा रही है, इससे तो बेहतर था ना ही बोलते। आगे चलते हैं जी। अगली जो बात है वो अब जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा रखे हैं, सरफराज बुगटी साहब, ये ज़रा उनकी फुटेज देख लें स्क्रीन पर। वहाँ पर दांत निकल रहे हैं, पुलिस के जो IG हैं, FC के दूसरे लोग हैं, बैठे दांत निकालें। ये एन उस टाइम, ये उस वक्त मीटिंग हो रही है, ये ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद नहीं, जब लोगों की वहाँ जाने जा रही थी, ये एन उस वक्त ये मीटिंग हो रही थी। आप इनका प्रोफेशनलिज्म ज़रा चेक कीजिए। आगे चलते हैं। आगे एक और साहब हैं, एंग्री यंग मैन तो अब नहीं है, मेरी तरह उम्र रसीदा है, मैं और वो बराबर ही उम्र के होंगे, लेकिन वो हर टाइम उनको लगता है कि बंदा ज़रा गुस्से में रहे तो बड़ा बारोब रहता है और पढ़ा लिखा भी लगता है। तो ये साहब जो है ये एम गुस्से में रहते हैं। मुझे लगता है बाथरूम में भी गुस्से में ही बैठते होंगे, क्योंकि मैंने इन्हें अक्सर गुस्से में देखा है, मुस्कुराते नहीं, या पता नहीं कोई चेहरे पर ऐसी कोई क्रीम लगाते हैं कि मुस्कुराएंगे तो कोई चेहरे के ऊपर कोई कील शील निकल आएंगे, इनके महासे निकल आएंगे, हर टाइम आपको ये गुस्से में बैठे नजर आएंगे, पता नहीं इनको क्या वजह क्या है। बहरहाल गवर्नर, मैं KP की बात कर रहा हूँ, कुंडी साहब की, उन्होंने जैसी उनकी एक अहमकाना लुक होती है फेस के ऊपर, उतनी ही उन्होंने अहमकाना बात की है। उन्होंने कहा है कि जो फौजी जवान हैं उनके लिए जहाज की टिकटें बहुत महंगी हैं, इसलिए उन्हें ट्रेन पर जाना पड़ता है, इसलिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी होती है और उनको अगवा कर लिया जाता है। इससे बचना है तो फौजी जवानों को, एहलकारों को जहाज की टिकटें सब्सिडी पर दी जाएं, कम कीमत पर दी जाएं, ताकि वो जहाज पर चले जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोचें जिन्होंने इनको गवर्नर बनाया, इतना अक्लमंद बंदा, सोचें
یہ وفاق کا نمائندہ ہے کے پی میں. ان سے پوچھیں کہ پھر کیا پورا ملک جہازوں پر ہی سفر کرے؟ وہ جو ابھی بیچارے حجام قتل کیے ہیں چند دن پہلے، یا اس سے پہلے 7 لوگ فیصل آباد آ رہے تھے، ان کے شناختی کارڈ دے کر، اس سے پہلے 35-40 لوگ تھے، یہ تمام لوگ جو ہیں، مجھے بتائیے 43 لوگ تھے، یہ تمام لوگ اب جہازوں میں سفر کریں جو مزدوری کرنا جانا چاہتے ہیں؟ جو بھی اب بلوچستان میں جائے وہ جہاز پر جایا کرے. اور کیا ہر جگہ پر جہاز اترے گا جا کے بلوچستان میں؟ تمام محنت کشوں کو جہازوں پر بھیجا جائے گا؟ تو کون لوگ ہو تسی؟ مطلب ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے، مطلب شرمندہ بھی نہیں ہوتے. آپ ایک چیز کے اوپر آپ نہیں بات کر سکتے، اگر آپ ایکسپرٹیز نہیں ہے یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو نہ ٹیلی ویژن پر آئیں. کوئی آپ کے اوپر کوئی قدغن تھوڑی ہے کہ آپ نے ضرور ٹیلی ویژن پر آنا ہے اور ایسی بے وقت کی راگنی آپ نے الاپنی ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. اچھا جی، آگے عرفان صدیقی صاحب اپنی کتاب بیچنے میں مشغول رہے. میں نے آپ کو صرف ان کے تمام کے ایکٹیویٹیز بتائی ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو نہرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا تھا، وہ اپنی کتاب بیچنے میں مصروف تھے. دوسری طرف لطیف کھوسا صاحب نے وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور صوبائی حکومت سرفراز بگٹی ظاہر ہے، اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ظاہر ہے ISI ہے اور MI ہے اور IB ہے، ان تمام کے جو ہیڈز ہیں ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو آپ DG ISI کا بھی مطالبہ وہ مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے DG MI کا بھی، جو مجھے سمجھ آ رہی خبر میں سے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے، اس پر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگلی خبر، پاکستان ریلوے نے بلوچستان کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان کیا. ظاہر ہے معطل ہی ہوگی، جو معاملات یہ سارے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ٹرین سروس کب کھلتی ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے عمل پیرا کیا جاتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ممبران تھے جنہوں نے کل اسمبلی کے اندر بات کرنے کی کوشش کی، ان کے مائک بند کر دیے گئے. ایک طرف اس دہشت گردی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر ڈالی گئی ہے، دوسری طرف ظاہر اپوزیشن ہے، وہ بات کریں گے، سوال اٹھائیں گے، کوئی اعتراض کریں گے، کوئی ایک نئی ڈائمنشن اس کی کوئی بتائیں گے، اس پر بات کریں گے. ان کو مائکروفون ہی نہیں دیے گئے، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، ان کے مائکروفون بند کر دیے گئے قومی اسمبلی کے اندر. یہ ہماری سوچ کا عالم ہے. آگے چلتے ہیں. آگے پولیس اہلکار جو اس سارے معاملے سے ریلیونٹ ہیں، واقف ہیں، ان کے جو ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں، BBC اردو کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اور BBC اردو کے ساتھ جو بیچ میں سے لوگ بچ گئے، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ان کے جو انٹرویوز آئے ہیں وہ اب بڑی ڈیفرنٹ پکچر پیش کر رہے ہیں. ایک تو جو پولیس اہلکار ہیں وہ میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، گاڑی سرنگ میں نہیں تھی بلکہ کھلی جگہ میں تھی، اور یہ جو دہشت گرد تھے یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. جی ہاں، اب درست سن رہے ہیں، یہ دہشت گرد کتنے میں تھے؟ سینکڑوں کی تعداد میں تھے. میں نہیں کہہ رہا، پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں. اور اب آپ ہماری انٹیلیجنس کا فیلئر دیکھیے کہ اگر یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے تو یہ کہیں اکٹھے ہوئے، کہیں سے موو ہوئے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. اچھا جی، پھر آگے جو ہے وہ 70-80 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ہم اذان ٹائم بھاگے اور جان بچائی. سوشل میڈیا پر ایک وکٹم جو یہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہوا، اس نے کہا کہ 70 سے 80 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. یہ اب BLA نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اب وکٹم اپنا جو ویڈیو بیان ہے جو BBC کو اور دوسرے اداروں کو دیا وہ بتا رہا ہے. 400 سے زائد مسافروں کی ٹرین پر 5 ریلوے اور 2 FC کے جوان تھے جو سیکیورٹی پر تعینات تھے، مطلب 7 لوگ ٹوٹل. یہ اہلکار 1.5 گھنٹہ مقابلہ کرتے رہے، پھر ان کے پاس اسلحہ ختم ہوا تو سب کو یرغمال بنا لیا گیا. ریلوے پولیس اہلکار کے مطابق متعدد لوگوں کو حملہ آوروں نے ہلاک کیا. رات کچھ لوگوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، ان پر بھی فائرنگ ہوئی جس سے لوگ ہلاک ہوئے. اہلکار کا کہنا ہے کہ FC کی آمد کے بعد وہ فرار ہوئے، اس دوران ان پر فائرنگ ہوئی جس سے ان کا ایک ساتھی زخمی ہوا. سیکیورٹی اہلکاروں اور دیگر افراد کو ان کی زبان اور نسل کی بنیاد پر الگ گروہوں میں رکھا گیا. BBC کے مطابق یہ رپورٹ ہو رہا ہے. پولیس اہلکاروں کا دعویٰ تھا کہ حملہ آور شدت پسندوں نے ٹرین کے متعدد مسافروں کو ہلاک کر دیا. ان کا دعویٰ ہے کہ شدت پسندوں کو احکامات مل رہے تھے، ان کو آرڈر ملتا تھا کہ مار دو تو ٹولی سے اٹھا کر مار دیتے تھے. بہت لوگوں کو مارا، آرمی والوں کو بھی اور عام شہریوں کو بھی. یہ اب جو موقع پر لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب ایک یہ ورژن ہے، ایک یہ بیانیہ ہے، ایک یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو وہاں سے لوگ بچ گئے انہوں نے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا وہاں پر کوریج کر رہا ہے BBC وہ بتا رہا ہے. دوسرے DG ISPR صاحب کے نمبرز ہیں جنہوں نے کہا 33 دہشت گرد اور 23 کے قریب یا 21 جو سویلین ہیں وہ شہید ہوئے. اب یہ نمبر میچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر پولیس اہلکار جو وہاں تھے وہ 70-80 لاشیں کہہ رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لاشیں ہی لاشیں تھیں، تو پھر یہ تھوڑا سا نمبر اب اللہ کرے ایسے ہی ہو جو DG صاحب کہہ رہے ہیں، اتنا ہی کم نمبر ہو، ہماری دعا ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ نمبر کون سا جو ہے وہ حتمی ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا دہشت گردوں نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، PTI پر ڈالا جا رہا ہے. اب آگے چلیے. آگے جناب، سوشل میڈیا پر ملکی اداروں اور شخصیات کے خلاف توہین امیز پوسٹ لگانے پر شہباز گل اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دے دیے گئے. جی ہاں، درست سن رہے ہیں.
FIA ने नया केस मेरे खिलाफ, साबिर शाकिर साहब के खिलाफ, अहमद नौरानी और बहुत सारे दोस्त जो मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनके ऊपर मेरा ख्याल वकार मलिक साहब भी हैं और भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। शायद आदिल राजा हैं और इसके अलावा भी नाम हैं जो सामने लिखे हुए हैं। कईयों को मैं नहीं जानता, कईयों को जानता हूं। उनके नामों के ऊपर अब दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई है। सियासी लोगों में से शायद मैं अकेला हूं और शायद मैं व्लॉग करता हूं या आपसे बात शेयर करता हूं, आई डोंट नो मेरा क्या जुर्म है, लेकिन सियासी लोगों में से मेरा ख्याल मैं अकेला हूं। साइबर क्राइम ने एक नहीं दो मुकदमा दर्ज किए हैं और इसमें दहशतगर्दी की दफात है और जाहिर है उनकी कोशिश यही है कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए जाएं ताकि बैरून मुल्क अगर हम कहीं सफर करें या कहीं पर मौजूद हों तो हमें वहां पर नुकसान पहुंचाया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है अलीमा खान और उमर अयूब खान को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में IG इस्लामाबाद की तरफ से JIT ने तलब कर लिया। अब इनको भी तलब किया है, अगर इनको लगा कि इनका कसूर है तो फिर इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले बुला के इनसे बयान लिए जाएंगे और अगर लगेगा कि इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर उनको लगेगा। जुर्म तो आपको पता ही है क्या उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर इन पर भी बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मुझ पर और कुछ लोगों पर 2 मुकदमा दहशतगर्दी के कल या परसों दोबारा से दर्ज किए गए हैं ताकि मामला जो है वो आगे चल सकें। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है। आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 2 तंजीमों पर पाबंदी की मजम्मत, सियासी जमातों पर पाबंदी भारतीय हुकाम के इम्तियाजी सलूक का मजहर है। यह तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है। अब क्या कहूँ मैं इस पर। अब अगर हिंदुस्तान वाले अच्छे हों तो वो काजी साहब का बल्ले वाला जो फैसला है ना, बैट छीनने वाला और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला, वो वापस भेज दें, कुछ भी ना करें, कोई बयान ना दें। बस ये तर्जमान दफ्तर खारजा ने ये जो कहा है ना कि कश्मीर की 2 सियासी जमातों पर पाबंदी आपने क्यों लगाई है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाना है। उन्हें फैसला डाउनलोड करें और भेज दें कि आप किस मुंह से ये इल्ज़ाम लगाते हैं। आप तो अपने मुल्क में अपने मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप देखें, बजाय इसके कि अपना कोर्स करेक्शन करने की मेरी ये जो बात है इसके ऊपर अब गुस्सा आ जाएगा और मेरे ऊपर कहा जाएगा कि ये देखें हिंदुस्तान के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, एक बात और चलते चलते आपके सामने एक मैं तज्जिया रख दूं। तज्जिया मुझे ये लगता है कि हाथ हो गया हमारे साथ। जी हाँ, हमारे साथ चौधरी निजामुद्दीन साहब के साथ हाथ हो गया। जो मैं शाम का व्लॉग करूंगा ना, उसमें एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से कि हाथ कैसे हो गया। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।